राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। आज बताते हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोग वहाँ 11 तक आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या बताया गया वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है विच वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग डायग्राम। यानी एक डायग्राम आपको दिया गया है। तो डायग्राम आपको दिया गया है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसमें आपको दिया गया है प्राइस और इसमें दिया गया है सप्लाई। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो वाई, ये जो मूल बिंदु है यानी जो जीरो है, यहाँ आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और अगर वाई एक्सिस में अगर प्राइस में अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर पूछा जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से अधिक होगा। और अगर सप्लाई से यानी एक्स एक्सिस में अगर जैसा आपको दिया गया है एक पॉइंट कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो सप्लाई यानी एक्स एक्सिस में अगर आप खींचते हैं अगर कोई एक लकीर, तो उसमें जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई होगा तो वो आपका 1 से कम होगा। ठीक है, मूल बिंदु से अगर आप खींचते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर प्राइस यानी वाई एक्सिस में अगर आप खींचते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 से अधिक होगा। और अगर सप्लाई में यानी एक्स एक्सिस में अगर आप खींचते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो 1 से कम होगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 1 से कम यानी ऑप्शन बी सही है। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अ गुड्स। बोला एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो किसी वस्तु के जैसे मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बना रहा है, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस किया और उसमें सडनली क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो टैक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उस गुड्स का जो प्राइस है, गुड्स प्राइस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड उसका घट जाएगा। तो डिमांड क्या होगा, उसका घट जाएगा। और डिमांड अगर घटेगा तो यानी उसका सप्लाई भी घट जाएगा। सप्लाई भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिमांड घटेगा तो उसका क्या होगा, सप्लाई भी घट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया सप्लाई डिमिनिश यानी पूर्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए था और ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए था। सॉल्व करके बता दिए सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 13 के बाद क्या है 14। 14 के लिए कुछ आपके लिए लिख के रखें, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा क्या लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि अन्य बातें समान रहने पर कौन कौन सी बातें, प्राइस, डिमांड, फैशन, ये सब अगर उसके क्वालिटी ये सब अगर सेम रहे तो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार संतुलन का मतलब पहले समझ लीजिए। तो बाजार संतुलन कीमत का मतलब होता है कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या होगा कि वो बराबर होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो बोला है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से, तो जैसे किसी वस्तु की अगर मांग में अगर वृद्धि होती है
किसी वस्तु की अगर मांग में अगर वृद्धि होती है तो उसका संतुलन कीमत में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ा है तो उसका कीमत भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। और संतुलन की मात्रा भी आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, यानी मात्रा भी आपको बढ़ाना होगा, मात्रा में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है। ये समझ में आ गया डायग्राम। मांग में अगर वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन मांग में अगर कमी हो जाती है तो संतुलन कीमत में भी कमी हो जाएगी और संतुलन मात्रा में भी कमी हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू, यानी अधिक मांग की स्थिति में कीमत में क्या होगी, कीमत क्या होगा, मांग अगर अधिक होगा तो कीमत में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है कि अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आपको एक डिमांड और सप्लाई का आपको एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पूर्ति जो होगा ज़्यादा होगा, यानी जो है यानी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से। तो इसलिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डी ग्रेटर देन एस लिखा हुआ है, तो डिमांड जो है और यहाँ पर यह सप्लाई को डिनोट किया गया है, तो सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, एक्सेस बोला था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा। सिंपल सा दिया गया था, इसमें खाली आपको बताना था। अन्य बातें समान रहने पर, वैसे ही यानी उसका क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी डिमांड सप्लाई ये सब सारा चीज़ अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो जैसे आपको मांग वाला बताए थे अभी, तो वैसे ही आपको पूर्ति के लिए भी कुछ बता रहे हैं आपको। तो जैसे यहाँ पर अगर पूर्ति में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, बाजार संतुलन का मतलब वो होगी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो अन्य बातें समान हैं, ठीक है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ एक जैसा, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ समान रहने पर क्या बोल रहे हैं कि पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कमी होगी। पूर्ति में अगर वृद्धि होगी तो संतुलन की कीमत में कमी होगी और संतुलन मात्रा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और पूर्ति में अगर कमी होती है तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगी, यानी प्राइस उसका बढ़ जाएगा और संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति में कमी है तो संतुलन कीमत में वृद्धि है और संतुलन मात्रा में कमी होगी। तो इसीलिए 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। बस ये याद रखिएगा, ये मांग से रिलेटेड था और ये पूर्ति से रिलेटेड है। पूर्ति में वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और संतुलन मात्रा में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। पूर्ति में जैसी कमी होगी यानी सप्लाई में जैसी कमी होगी तो संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा, कीमत उसका बढ़ जाएगा और संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है, ठीक है। तो लोच जो है वो कितनी होती है, तो वो लोच जो है वो ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा होगा, वो एक ही होगा ना शून्य होगा, ठीक है। तो 18 का एक हो जाएगा, एक अधिकार यानी एक अधिकार रखने वाला, ठीक है, यानी एक ही विक्रेता रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है, तो 18 का बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देयाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन ड्यूओपोली, नाम से ही पता चल रहा है ड्यूओ मतलब दो,
तो इसलिए 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19 का डी ऑप्शन सही है। ड्यूओपोली मतलब दो ही विक्रेता रहेंगे। निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो डिफरेंशिएटेड गुड्स जो है वो आपको समझाते हैं। डिफरेंशिएटेड गुड्स क्या होता है? तो डिफरेंशिएटेड गुड्स के लिए लिखे हैं विभेदीकृत वस्तुएं। विभेदीकृत वस्तुएं मतलब डिफरेंशिएटेड गुड्स जो है एक कंपनी का उत्पाद एक विभेदित उत्पाद है यदि यह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में विशिष्ट रूप से भिन्न है, यानी अलग है। यदि उत्पाद अलग है, जैसा कपड़ा जो है वो अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग तरह डिज़ाइन का बनता है, ठीक है, लेकिन जो है वो विभेदीकृत वस्तुएं है क्योंकि वो सिमिलर जो है वो क्लोजली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। या रेस्टोरेंट का खाना, उस रेस्टोरेंट का खाना का टेस्ट अलग होगा, दूसरे रेस्टोरेंट का खाना का टेस्ट होगा अलग होगा। तो इसी में बोला गया विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होता है कहाँ पर? मोनोपोली में, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या परफेक्ट कंपटीशन में, या ऑल ऑफ दिस। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि सिमिलर मतलब एक ही तरह का वस्तु का उत्पादन होगा, ठीक है, और एक ही तरह का वस्तु को क्रेता विक्रेताओं को बेची जाएगी। और लेकिन इसमें एक अधिकृत में क्या होगा कि क्लोजली सब्स्टिट्यूट रहेगा, क्रेता विक्रेता अनेक रहेंगे, लेकिन वो कपड़ा जो रहेगा वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन का हो सकता है। रेस्टोरेंट का खाना जो है उस खाने का टेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक अधिकृत प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है। विभेदीकृत वस्तुएं याद रखिएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही है, विभेदीकृत वस्तुएं। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये J.M. केन्स है इस बुक का राइटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है जीडीपी और एनडीपी के बारे में। तो जीडीपी और एनडीपी के बारे में रिलेशन आपको समझाते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य है, ठीक है ना। टोटल प्राइस होता है वो निर्मित वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का। तो ये है जीडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी का मतलब क्या हो गया? किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्य ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन को घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो जीडीपी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन होता है, और एनडीपी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। तो इसी में क्या पूछा आपको? रिलेशन पूछा है। तो संबंध क्या है? तो जीडीपी बराबर जो है एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन तो नहीं होता है, इनटू तो होता ही नहीं है, और ये एनडीपी बराबर जो है वो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, तो प्लस टू डिप्रिसिएशन नहीं होगा, और जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। 22 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो विच इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। तो इसको समझने से पहले आपको बताते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, अंतिम वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ उदाहरण जैसे गेहूँ, जैसे यहाँ पर गेहूँ का एग्जाम्पल लिया गया, तो गेहूँ से क्या बन सकता है? चपाती बन सकती है, बिस्किट भी बन सकती है, ब्रेड भी बन सकती है। लकड़ी से क्या सोफ़ा सेट बना सकते हैं, उसके बाद दरवाज़ा बन सकता है, इस्पात से जो है वो सीट बन सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट का यूज़ करके मतलब अंतिम इसका उपयोग किया जा सकता है, वही आपका क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये कच्चा माल होता है जिसका आप उपयोग फाइनल गुड्स बनाने में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा?
ऑल ऑफ दिस, यानी जो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो गेहूं है इससे आप इतने तरह का सामान बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है आपको डिस्क्राइब करके बता रहे कि क्या होता है। आपको अगर एक बार मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 को बताते हैं। तो बताया गया है किसी वर्ष जीडीपी की गणना में से निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। में क्या शामिल नहीं किया जाएगा? वैल्यू ऑफ अ न्यू कार, सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूज कार, ट्यूशन फी ऑफ अ टीचर, वैल्यू ऑफ ब्रेड्स। तो यहाँ पर जो है क्या शामिल नहीं किया जाएगा, तो वैल्यू ऑफ अ न्यू कार जो है वो जीडीपी में शामिल होगा, ट्यूशन फी ऑफ ए टीचर जो है वो जीडीपी में शामिल होगा, वैल्यू ऑफ ब्रेड जो है वो जीडीपी के कैलकुलेशन में शामिल होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार का सेलिंग प्राइस में सेल पे जो है वो जीडीपी का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार में जीडीपी का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 24 का बी, क्योंकि आपको बताया गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये तो मैन्युफैक्चरिंग पहले हो चुका है, सर्विस भी दिया जा चुका है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूज्ड कार में जीडीपी अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ दिस। तो 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 का डी सही है। 26 में दिया गया इन द डीमोनेटाइजेशन डन इन 2016 विच डिनोमिनेशन ऑफ करेंसीज वाज टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये जो है डिमोनेटाइजेशन जो है 2016 में 8 नवंबर को, जहाँ तक याद आ रहा है कि 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन 2016 में किया गया था, और वो 500 और 1000 का नोट बंद हो गया था। तो ऑप्शन सी सही है, 26 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक का काम। केंद्रीय बैंक मतलब कौन है? आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई में जो है वो नोट इशू किया जाता है, साख नियंत्रण किया जा सकता है, बैंक ऑफ गवर्नेंस सरकार का बैंक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विद पब्लिक। हाँ, ये जमा स्वीकार नहीं करती है, तो नॉट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विद पब्लिक। तो 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप एक नज़र देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको ये ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक, यानी सेंट्रल बैंक, भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको समझाते हैं कि निम्न में सबसे तरल मुद्रा कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कुछ लिख के रखे हैं। तो M1 इक्वल्स टू होता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा। DD का मतलब होता है व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग एवं जमाएं, और ओडी का मतलब होता है अन्य जमाएं। ठीक है ना, तो ये M1 जो होता है ये सबसे लिक्विड मनी होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया है कि उपभोग फलन C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई लिखा गया। तो C का मतलब यहाँ पर हो गया कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो है उपभोग फलन। उपभोग फलन। ए का मतलब हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त विनियोग या निवेश। और BY का मतलब हो गया प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग मतलब ये हो गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। तो प्रेरित उपभोग जो है, तो प्रेरित उपभोग कौन होता है? तो प्रेरित उपभोग एक निश्चित जिनका आय जो है वो आय के हिसाब से उनका कंजम्पशन जो है यानी उपभोग जो है वो निर्धारित होता है, या फिर वो चेंजेस करते रहते हैं। जैसे एक नया घर ले लेना, एक नई कार ले लेना, या एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी को दे देना। तो ये आय के उसके जो परिवर्तन से उनका कंजम्पशन में जो चेंज होता है उन्हीं को बोलते हैं प्रेरित उपभोग। तो ये इसको BY से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपको पूछा था कि इसमें प्रेरित उपभोग कौन है, यानी इंड्यूस्ड कंजम्पशन कौन है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द कंजम्पशन ऑफ फंक्शन। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या हो जाएगा? BY हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में MPC प्लस MPS इक्वल्स टू, इक्वेशन इसका 1 होता है। तो 31 का 1 इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में एक आपको डायग्राम दिया गया है। तो इस डायग्राम में आपको लिखा गया व्हाट इज़ द लाइन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के पैरेलल होता है, यानी समांतर होती रहती है, समांतर होती है, ठीक है ना। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लीजिए जो गवर्नमेंट करती है रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, तो इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो सरकार जो है नोबल कोर्स के लिए जो काम करती है, यानी रोड, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल ये सब बनाने में जो काम करती है, तो ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इनकम के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए सी और जो डी का जो रेखा खींचा गया है ये है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो सी और डी सही हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपको एक एक चीज़ आपको समझाया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या दिया गया है। 33 में दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS इक्वल्स टू 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि K इक्वल्स टू 1/MPS। तो 1/MPS मतलब 0.4। तो ये पॉइंट अगर हटा देते हैं तो यहाँ 10, 2 दूनी 4, 5 का आधा मतलब 2.5। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन डी सही है। 33 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई पर्सन पे लगाया जाता है डायरेक्टली, यानी उसके इनकम पे लगाया जाता है, ठीक है। चाहे वो गिफ्ट टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम लोग कोई भी सामान जो हम लोग खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी जो भी आप सुबह से लेकर रात तक, यानी जब सोने से पहले तक जो भी आप सामान का इस्तेमाल करते हैं हर एक में आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे वो बैंक से रिलेटेड जो भी आपका पैसा डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो बिस्किट पैकेट से लेकर सारा चीज़, तो वो किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है, जिसमें GST आता है। तो इसमें पूछा गया है, और ये जो है डायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, जिस आदमी का इनकम है उसी के ऊपर उसको टैक्स देना होगा। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये गवर्नमेंट को हम लोग को पे करना होता है इनडायरेक्टली, यानी जो कोई भी सामान खरीदते हैं उसके थ्रू या कोई भी सर्विस लेते हैं उसके थ्रू। तो इसमें पूछा है नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स तो आप समझ रहे हैं क्या है। कार नहीं हो सकता, चॉकलेट नहीं हो सकता, क्लॉथ्स नहीं हो सकता, रोड है ये पब्लिक
गुड्स के लिए, तो ऑप्शन बी सही है। 35 का ऑप्शन बी सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी कब अप्लाई किया गया था? 2017, याद रखिएगा, जुलाई 1 तारीख। तो 2017 में, तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी सही है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस दिया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट्स को घटाया जा रहा है, तो इसीलिए जो भी आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि राजस्व घाटा कहलाता है, ठीक है, राजस्व घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए 37 का ऑप्शन डी सही है। 37 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो है आपको लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को ही, निर्यात और आयात के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो 38 का ऑप्शन बी सही है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा। तो देखिए, एक देश दूसरे देश का अगर कोई कंपनी खरीदता है तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में यानी पूंजी खाते में दिखाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, पूंजी खाते में दिखाना है, करंट अकाउंट में तो नहीं दिखाना है आपको। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको दिखाना पड़ता है। और कैपिटल अकाउंट में अगर आप कोई चीज़, एक कंट्री दूसरे कंट्री का अगर कंपनी खरीदता है तो वो कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। और अब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, यानी करंट अकाउंट का एक घटक है। तो करंट अकाउंट का एक घटक हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेट, फॉरेन एड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है ये आपका हो जाएगा करेंट अकाउंट का एक घटक हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। 40 का ऑप्शन डी सही है। तो देख लीजिए आप एक बार आंसर सभी का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 36 तक और 37 से लेकर 40 तक आपको दिया गया है। उम्मीद है आपको सारे आंसर समझ में आ रहे हैं, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए बोल रहे करने के लिए ताकि एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक पहुंच चुका है और ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो जाए। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।